नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पेपर को। यह एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ये बाकी उन एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जिनमें कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी आंसर की का वेट कर रहे हैं वो अपने आंसर से इससे मैच कर सकते हैं और अपने स्कोर का आइडिया लगा सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी भी पुट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका टाइमली जवाब देने की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मराठास से संदर्भ में इनमें से दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ओनली वन। मराठा कलेक्ट करते थे रेवेन्यू चौथ और सरदेशमुखी के रूप में। यह स्टेटमेंट सही है और बाकी मराठाज ने पार्टिसिपेट किया था पानीपत में। ये जो सेकंड बैटल यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसकी बजाय इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1761 में, मराठाज ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये सेकंड की बजाय थर्ड है, इसलिए केवल जो पहला स्टेटमेंट है यही सही है। नेक्स्ट है, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में, कार्यकाल में। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है यह बताना है। तो इनमें जो सही मैच नहीं है उसकी पहचान करनी है हमें, और ये ऑप्शन सेकंड है इसका। ऑप्शन सेकंड है इसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23 और 24 में है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं और इसलिए सही जवाब हो जाता है यही ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि जो बेलाडीला है, बेलाडीला यह है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है, एवरेज एज है 50 स्टूडेंट्स की, एक बस में बैठे हुए हैं 20 ईयर्स। जब एक कंडक्टर उसमें इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज एज बढ़ जाती है और बढ़ करके हो जाती है एक मतलब 1 ईयर बढ़ जाती है। 20 जो ईयर्स है एवरेज एज वो कंडक्टर के जुड़ जाने से इस 50 में वो 21 हो जाती है। तो एज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की एज बतानी है। तो हालांकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन है नहीं। 50 स्टूडेंट्स हैं और जिनकी एवरेज एज 20 है। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एवरेज एज 1 ईयर बढ़ गई। इसका मतलब उस कंडक्टर की एज इतनी रही थी कि इन 50 स्टूडेंट्स को एक एक साल बढ़ गई इनकी एवरेज एज में, यानी कि 50 साल तो सीधे सीधे उसकी एज थी ही, जिस वजह से इन 50 स्टूडेंट्स का 1 ईयर बढ़ गया और 21 एवरेज हो गई। और 21 क्योंकि एवरेज में उसका बढ़ा है इसलिए इसकी जो एज थी वो 71 ईयर्स थी और इस वजह से अब एवरेज एज बढ़ करके हो गई 71। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हुई और सीधा आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है तो फिर उसका तरीका ये होता है कि 50 स्टूडेंट्स की आप निकालेंगे पहले, एवरेज एज दी हुई है 20, तो 50 स्टूडेंट्स इंटू 20 कर लेंगे आप और ये निकल करके आ जाएगा 1000 ईयर्स उन सब का मिला करके। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 1% बढ़ जाता है यानी कि वो 51 हो जाते हैं तो एज हो जाती है 21, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1070। अब इसमें देख लेंगे आप कितना बढ़ोतरी हुई है। तो 1% के बढ़ने से जो बढ़ोतरी हुई है वो 71 ईयर्स की हुई है और इसलिए उसकी एज 71 है। नेक्स्ट देखेंगे, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा दोनों ही। आर्टिकल 19 1G कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ एवरी सिटीजन का।
कि वो प्रैक्टिस कर सकता है कोई प्रोफेशन या कोई बिजनेस। कोई पर्सन अपनी मर्जी से कोई प्रोफेशन या बिजनेस कर सकता है इंडिया में, उसको ये अधिकार है। दूसरा है कि इस तरीके का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि कोई पर्सन इंटॉक्सिकेंट्स का बिजनेस कर सकता हो, ऐसा राइट नहीं है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हुए हैं, एक दिए हुए हैं, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कोड सही है, उसके हिसाब से पहचान करना है। तो दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के देखेंगे और गिवन ऑप्शन में हम देखेंगे रिवर नर्मदा मेक्स डेल्टा एट इट्स माउथ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है और इसलिए जो ए है वो फॉल्स हो जाता है, ये डेल्टा नहीं बनाता है। सेकंड है इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, यह रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ये सही है। तो केवल जो रीजन है वो सही है और इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए फॉल्स और डी ट्रू। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं, इनमें से सही जवाब बताना। ये दरअसल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, बीएस राजू। बीएस राजू मार्च 2021 में नए डीजीएमओ बने थे इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सैक्रेड टैंक ऑफ मुल्ताई, इनमें से कौन से सैक्रेड टैंक ऑफ मुल्ताई के से ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर, यह बतानी है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये होली प्लेस है मुल्ताई, वहां से इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट है ट्री रिलेटेड है रूट से, उसी तरीके से स्मोक रिलेटेड है किससे, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, फायर। नेक्स्ट है 11th, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, कौन सा करेक्ट है यह बताना है, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है। तो गिवन ऑप्शंस में से मैच करते हैं, इनमें जो सही ऑप्शन है जब मैच करेंगे तो वो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। ए जो एक्वाकल्चर है वो रिलेटेड है फिशरीज से, मछली से। फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर रिलेटेड है फ्लावर्स से। और सेरिकल्चर यह रिलेटेड है सिल्क से। और विटिकल्चर रिलेटेड है ग्रेप्स से। नेक्स्ट है with reference to entropy when energy of system increases which one of the following statement will be correct। एंट्रोपी के संदर्भ में जब सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज होती है तो इनमें से क्या असर पड़ता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, ओनली 1, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ जाती है एनर्जी के साथ। नेक्स्ट है 13th, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है उसका पता लगाना है इस बार। इनमें से कौन सा करेक्ट जो नहीं है करेक्ट मैच उसको, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इद्दू मल्होत्रा। ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, जुडिशरी से रिलेटेड हैं, ये जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। बाकी ऑप्शन सही हैं, एंटीलिया मुकेश अंबानी से रिलेटेड है, और जसप्रीत बुमराह संजना गणेशन से, नोवावैक्स कोविड-19 से इनका रिलेशन ये है कि मुकेश अंबानी का जो हाउस है उसका नाम है एंटीलिया, और संजना गणेश जो है इनकी जसप्रीत बुमराह से शादी हुई है, और नोवावैक्स जो है वो कोविड-19 का वैक्सीन है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इनमें सभी में रिलेशन है, रिलेशन को देखते हैं तो क्या रिलेशन है, जैसे 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 46 में से 22 गए तो ये आता है, और 69 से 42 जाएगा तो यह आता है। अब 79 से 38 आपको घटा देना है, 9 से 8 गया 1 आ जाएगा, और 7 से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 41। नेक्स्ट देखेंगे 15th, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 17 and 20 में बताया, हमें बताना है कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल फ्रॉम 17 to 20 दिया हुआ है, 17 से 20 तक के रेशियोज दिए हुए हैं। ये रेशियोज हैं बॉयज और गर्ल्स, यानी कि 17 में अगर बॉयज 1 थे तो गर्ल्स उसका 4 times थी। ये रेशियो ऐसे ही 4 साल के रेशियोज दिए हुए हैं। आगे पूछा गया है हमें कि इफ रेशियो ऑफ गर्ल्स इन 2018 एंड इन 20 is 3:1, अगर 18 और 20 में
जो गर्ल्स का रेशियो है आपस में वो 3:1 हो, तो ये गर्ल्स है और वो कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो वो 3:1 है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज इन 18 एंड 20, तो 18 और 20 में बॉयज का रेशियो क्या होगा यह बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तरीका होता है कि जैसे 18 में रेशियो दिया हुआ है हमें 1:2 का, और बॉयज का और गर्ल्स का, साथ ही साथ 20 में हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:4 का। अब ये कह रहे हैं कि जो गर्ल्स का रिलेशन है, ये गर्ल्स को रिलेट करता है, तो गर्ल्स का जो रेशियो है ये बता रहे हैं 18 और 20 में 3:1 है, यानी कि ये जो 2:4 है अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें और 4 अगर गर्ल्स से मान लो 3 टाइम्स हो तो ये 4 3 जा 12 हो जाता है, मतलब क्योंकि 3:1 बताया गर्ल्स का, तो गर्ल्स का हमने रेशियो सेट कर लिया कि 18 में और 20 में जो गर्ल्स का रेशियो है वो 4:12 हो जाएगा अगर ऐसे हम रेशियोज बनाते हैं, तो वो उनका ये मानना है। अब चूंकि हमें पता है कि 18 में जो बॉयज और गर्ल्स का आपस का रेशियो वो 1:2 है, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा ये रेशियो, यहाँ भी जब वो 12 हो जा रहा है तो भी ये रेशियो 1:2 का मेंटेन होना चाहिए, यानी कि ये तब 6 रहना चाहिए, क्योंकि 1:2 रेशियो मतलब 6:12 रेशियो, तो एक ही बात हो गई, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 18 में, तो 6 और 12 हो गए। अब जब इस रेशियो से हम चेक करते हैं तो रेशियो नहीं बिगड़ा है अभी भी, ये 2:4 है, ये 2:4 है ही, ये 1:2 है तो ये भी 1:2 ही है अगर 6:12 है। इसको खाली हमने 3, क्योंकि उन्होंने बताया था 3:1 है गर्ल्स का रेशियो 18 और 20 में, तो ये 3:1 हो जाता है 12:4 को अगर देखेंगे आप करके। अब इस हिसाब से जो बॉयज का रेशियो है उसको मैच कर लेंगे, तो 6:2, यानी कि ये 2 से 6 को आप करेंगे तो 3:1 ही आ जाता है, 3:1। तो रेशियो अभी भी इनका जो बॉयज का रेशियो वो भी 3:1 ही होगा, और इसका सी जो है ये सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, तो 15 का सी सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 16th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज ओपन न्यू ड्रोन रिसर्च सेंटर रिसेंटली, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है नया ड्रोन रिसर्च सेंटर जिस आईआईटी ने खोला है उसका नाम बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट है इन स्कॉटलैंड, इफ स्कॉटलैंड रिटर्न एज दिस, स्कॉटलैंड इस तरीके से कोड में लिखा हुआ है, लॉन लिखा हुआ है इस तरीके से, लॉर्ड्स इस तरीके से, डेन इस तरीके से, सन इस तरीके से, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर सी, सी के लिए क्या कोड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे हमें पता है कि स्कॉटलैंड, अब जैसे लॉन है LOAN, तो यहाँ पे चेक कर लें LOAN है यहाँ पे, ये L है, ये O है, और ये A है, और ये N है, तो अब इसका मतलब इनसे रिलेटेड 4 लेटर यहाँ पे मिल जाएंगे 1 4 3 5, तो यहाँ पे 1 कट कर देना है क्योंकि ये मिल चुका है, इसमें से लोन से रिलेटेड है, और सी नहीं है ये, सी में से कोई भी, 4 कट कर देंगे क्योंकि वो भी लोन से रिलेटेड है, 3 कट कर देंगे वो भी लोन से रिलेटेड है, 5 कट कर देंगे वो भी लोन से रिलेटेड, यानी कि LOAN आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये 1 3 4 5 को रिलेट करते हैं, तो ये हट गए। अब आगे देखेंगे, जैसे अगला देखते हैं लॉर्ड्स LOTS, तो यहाँ पे L तो हमारे पास था ही, O भी हमारे पास था ही, और ये TS नए हैं, तो इसमें पहचान कर लेंगे TS से रिलेटेड कौन से हैं। इसमें जैसे ये 1 और 4 दोनों हैं, तो 1 और 4 तो उससे रिलेटेड हो गए L और O से, और TS से रिलेटेड हो गए, तब इसका मतलब 8 और 2, तो 8 और 2 जो हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि T और S इसमें कहीं है, T भी है और S भी है, तो T और S यहाँ पे कट जाएंगे अब 8 और 2 मिल करके, यानी कि 8 इधर कट जाएगा और इधर 2 भी कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास 6 और 7 रह गए हैं, और जो 6 और 7 रह गए हैं तो इधर हमारे पास रह गए C और D, तो C और D हमारे पास बचे हुए हैं, C और D दोनों आपस में 6 और 7 को रिलेट करते हैं। अब इनमें से देखते हैं कैसा जन्म C या D मिल जाए हमें, जैसे डेन में अगर देखते हैं DAN, तो इसमें देखेंगे 5 3 7 है, और हमारे पास ये 7 कॉमन आ गया, यानी कि 7 जो है वो डेफिनेटली D से रिलेटेड होगा, C इसमें है नहीं, तो ये 7 भी कट गया, अब बच गया 6, डेफिनेटली जो C है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन इसका C सही हो जाएगा 6 17 का। नेक्स्ट देखेंगे 18th, इसमें पूछा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 और सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर, तो इनमें से ये किससे कौन सा रिलेट करना है इसके बारे में मैच करना है, जो सही आंसर होगा उसका पता लगाना है। तो जैसे फ्रियोन है, ये क्या है इसके बारे में बताना है, तो एक रेफ्रिजरेंट केमिकल है
और इसका मिलान होता है ए का 3 से। इसके बाद है वाटर गैस। वाटर गैस रिलेटेड है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है। और अब रह गया सोल्डर, ये रिलेटेड है टिन एंड लेड से। तो अब इसके हिसाब से मैच करते हैं तो सही ऑप्शन जो है वो बैठ जाता है ऑप्शन ए का 3 और बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट देखेंगे 19th में इसी तरीके से मैच करेंगे करेक्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और इसको जब मैच करेंगे तो इनमें जो गिवन ऑप्शंस में सही है चैलेंजर डीप, ये नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में है। डॉल्फिन राइज, ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में है। चैलेंजर राइज, ये साउदर्न अटलांटिक ओशन में है। और चैगोस रिज, ये इंडियन ओशन में है। तो इसको देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 20, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन से रिलेटेड इनमें से कौन कौन है, किसने मिलकर के बनाई थी। तो स्वराज पार्टी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन 2 सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ऑप्शन 4, यानी कि 2 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएंगे और इसलिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 एंड 4। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एज एग्जॉस्ट। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होते हैं इनमें से वो क्या एग्जॉस्ट करते हैं ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी वाटर, एग्जॉस्ट करते हैं ये। नेक्स्ट है 22, दो स्टेटमेंट में एक असर्शन है दूसरा रीजन है और बताना है कि कौन सा कोड इनमें से सही है। ABCD जो दिए हैं गिवन ऑप्शंस में से कौन सा कोड सही बैठता है। तो इसमें देखते हैं बलवन मेंबर था टर्कन 1 चहलगानी का और दूसरा है ही सिक्योर्ड वेरी इंपोर्टेंट प्लेस ड्यू टू इट्स कैलिबर। तो यहाँ पे अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसका कोई सही रीजन है ऐसा नहीं लग रहा है और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों करेक्ट हैं बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। नेक्स्ट है 23rd, जुलू ट्राइब मिलता है कौन से कंट्री में। तो जुलू ट्राइब जो है वो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग द नाइट। ज्यादातर डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो नाइट में ब्लूम करते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है ऑप्शन डी, डेजर्ट इंसेक्ट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं नाइट टाइम के समय। नेक्स्ट है 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर इसका पार्ट नहीं है। बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इनके साथ जो चौथा कंट्री है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन। इनमें से डिफ्लेशन के मीनिंग को कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग। देखिए डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी के समय में सामान की कीमतें गिर जाती हैं। सामान की कीमतें गिरने का मतलब होता है कि 1 रुपए में ज्यादा सामान आ जाता है। तो 1 रुपए में ज्यादा सामान आ रहा है इसका मतलब रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। तो डिफ्लेशन में मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है और जो कमोडिटीज की वैल्यू है वो गिरती है। तो इसका ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है 27, विद रेफरेंस टू एरो इंडिया 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में जो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु ये सही है और डेलीगेट 55 कंट्रीज के पार्टिसिपेट हुए थे ये सही नहीं है। डेलीगेट मोर देन 55 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही है, केवल ओनली 1। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन जो इन कोड में बैठेगा उसका पता लगाना है। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट मैच होता है एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस, यह रिलेटेड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, तो कंपाउंड प्रेजेंट होता है बोन्स में कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड। और सोरिंग ऑफ मिल्क
इसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड। तो जो सही ऑप्शन इनमें से कोर्स में से होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे 29, कंसीडर करने हैं स्टेटमेंट और इनमें से करेक्ट कोड बताने हैं। तो दो स्टेटमेंट हैं कि 1028 वर्जन्स हैं ऋग्वेदा में, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। 1028 हिम्स हैं, ना कि उसके वर्जन, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऋग्वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड अष्टक, तो ऋग्वेदा अष्टक कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग ही है, क्योंकि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा वो डिवाइडेड है 8 पार्ट्स में और हर पार्ट को अष्टक कहते हैं, हर पार्ट को अष्टक कहते हैं, तो इसलिए ये ऋग्वेद को अष्टक नहीं बोला जाता। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं और गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में ए सही है, आर्टिकल 52, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 54, 54 आर्टिकल, तो 54 इसका सही जवाब है, इसलिए ए जो है रॉन्ग मैच है और यही सही जवाब हो जाता है। बाकी आर्टिकल 50 ए फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट से रिलेटेड है। तो ये अब तक जो क्वेश्चंस थे ये कॉमन थे, बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए भी कॉमन थे, और इसके बाद 31 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कॉमर्स के। इनमें पहला क्वेश्चन है कॉमर्स का, पॉलिसीज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर पार्ट ऑफ, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं वो किससे रिलेटेड हैं, सही जवाब है ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ फंड, इनमें से फ्लो ऑफ फंड कौन सा होगा ट्रांजेक्शन ये बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश आएगा और शेयर इशू हो जाएंगे, इससे कैश बढ़ जाएगा यानी कि हमारे पास फंड बढ़ जाएगा, डी इसका सही जवाब है, फ्लो ऑफ फंड होगा इससे। नेक्स्ट है 33, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था किस ईयर में, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1983 में, अहमदाबाद में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और तब सही कोड का पता लगाना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है इवान पावलो, तो ए का 4 के साथ मैच होता है। ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी ये बीएफ स्किनर ने दी है। रिस्पॉन्स जनरलाइजिंग थ्योरी इसके देने वाले हैं ई.एल. थॉर्नडाइक, और हॉट स्टोव थ्योरी इसके देने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर। तो इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से कोड जो सही बैठेगा ABCD में से वो सही कोड बैठता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग बजट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग बजट नहीं है यह बताना है। तो जो कैश बजट है ये ऑपरेटिंग बजट नहीं है। ऑपरेटिंग बजट का मतलब होता है वह बजट जो हमें ऑपरेटिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर या रेवेन्यूज के बारे में बताता है। तो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट ये ऑपरेटिंग बजट है, कैश बजट ऑपरेटिंग बजट नहीं है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 36, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कौन से कॉम्बिनेशन से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है। फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, मार्केटिंग फंक्शन हो गया, तो एक तरफ तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है, दूसरी तरफ मान लो प्रोजेक्ट ए हो गया, प्रोजेक्ट बी हो गया, तो इस तरीके से जो सभी एम्प्लॉइज होते हैं वो डुअल ऑफिसरशिप में होते हैं, सबऑर्डिनेशन में होते हैं। एक तरफ तो जो फंक्शनल मैनेजर हैं वो इनके बॉस होते हैं और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट वाले हैं वो उनके बॉस होते हैं। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स स्टाइल बन जाती है इस टाइप के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, यूल का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इसका सही जवाब है, ये लाई करता है प्लस और -1 के बीच में, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 38, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्या, तो गिवन ऑप्शन में सही है ऑप्शन सी, दोनों ही करता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है और थ्रेट भी प्रोवाइड कराता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है।
तो गिवन ऑप्शन में जो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट के यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, और इसलिए मुझे लग रहा है केवल ओनली वन इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है मैक्रो एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर, ये मैच नहीं करता है। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, बाकी सही है। माइक्रो में सप्लायर आते हैं, माइक्रो में कस्टमर आते हैं, माइक्रो में कॉम्पिटिटर भी आते हैं, और मैक्रो में ग्लोबल एनवायरनमेंट आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, इनमें से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस का फैक्टर कौन सा नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोडक्शन, ये इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बाकी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव सोशल ये एक्सटर्नल से रिलेटेड है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल बजट, इनमें से कौन सा फंक्शनल बजट नहीं है। तो फंक्शनल बजट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए मास्टर बजट है, जो कि पूरे संस्था के सारे फंक्शनल बजट्स को मिलाकर बनता है, बाकी सारे ये फंक्शनल बजट हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी नहीं है यह बताना है। ऑप्शन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वालिटेटिव, बाकी जो तीनों हैं ये क्वांटिटेटिव है, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ओलिगोपोली, ओनली होमोजेनियस, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस ही नहीं हेट्रोजेनस प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए भी ओलिगोपोली होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं और होमोजेनस भी हो सकते हैं। बाकी मोनोपोली सिंगल सेलर है, बाकी ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी जो है वो सही हो जाएगा केवल अकेला, बाकी सही हैं। यही एक इनकरेक्ट था और इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अच्छा इन क्वेश्चंस के जो डिटेल जवाब है वो भी मिलेंगे हमारे चैनल पर बाद में वीडियोज में, डिटेल एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वो आगे के वीडियोज में कभी मिल जाएगी। डेफिनेटली आज खाली ये क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, जो मेजर चीज़ है वो अभी बता देंगे डिस्कशन के साथ। हाँ, इन क्वेश्चंस को डिटेल में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फ्यूचर में कोई ना कोई वीडियो जरूर ऐसा आएगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन मिलेंगे। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, लर्निंग से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में ये दोनों ही करेक्ट हैं। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर में चेंज है, और मोटिव और स्टिमुली डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर में चेंज। नेक्स्ट है 46, तो इसका करेक्ट कौन सा हो गया ये बताना था, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट है 46, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से सही ऑप्शंस को मैच करना है, उससे पता चलेगा इसका। तो जो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है NP, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है रूट NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये है रूट M, और मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है मीडियन। दरअसल मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x बार ही होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में x बार मीडियन मोड सब बराबर होते हैं, इसलिए 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और गिवन कोड्स में से जो सही जवाब बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 47, इन रेफरेंस टू सोशल इकोनॉमी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड। तो गिवन ऑप्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड ये गलत है, सोशल इकोनॉमी में प्राइवेटली ओन्ड नहीं होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत। और इकोनॉमी इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ये भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इकोनॉमी को सोशल इकोनॉमी में के केस में। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है दिस टेस्ट, इनमें से एक टेस्ट की बात हो रही है जो यह डिटरमाइन करता है कि 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ड्रॉ किए गए हैं सेम पॉपुलेशन से या नहीं, इस बात को कौन सा टेस्ट बताता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी हमें यह बताता है। नेक्स्ट है 49, इन इंडिया बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ को क्या कहा जाएगा। तो भारत में ऐसा बिजनेस जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, उसको कहा जाता है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है
50 द की फीचर ऑफ मैनेजियल इकोनॉमिक्स, मैनेजियल इकोनॉमिक्स की जो की फीचर है इनमें से वो है ऑप्शन बी नॉर्मेटिव और प्रैग्मेटिव। ये नॉर्मेटिव होता है और साथ ही साथ प्रैग्मेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग नवरत्न, इनमें से नवरत्न में कौन सा नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में दरअसल ये सारा ये इनकरेक्ट ही है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी नवरत्न नहीं है, ये सभी महारत्न की कैटेगरी में आते हैं चारों के चारों। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो कोटा सैंपलिंग है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसलिए यही ऑप्शन जो है ये सही मैच नहीं है, तो पहला सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कन्वीनियंस भी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नेक्स्ट है 53rd, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इनमें से भी यही बताना है। तो गिवन ऑप्शन में 53rd के में जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यूइंग डिवेंचर। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बाकी सब सही है, तीनों ऑप्शन बाकी सही है। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल ने कुछ एक्टिविटीज के बारे में पता लगाया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ग्रुप में, तो इनमें से कौन सा ग्रुप करेक्टली मैच नहीं है यह बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अकाउंटिंग जो है वो सर्च फॉर कैपिटल या ऑप्टिमम साइज से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। जो अकाउंटिंग होता है इन्होंने कई फंक्शंस में बांटे, फेयोल ने कई फंक्शन बताए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के, टेक्निकल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो एक्टिविटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, बाकी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है 55 द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इज केप्ट लो एंड प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट इज केप्ट हाई। ये स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो सेल्स में या मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी कही जाती है लॉस लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और गिवन ऑप्शन में डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं वो कुछ प्रोडक्ट को काफी कम कीमत पे रखते हैं जिसपे उल्टा लॉस होता है, उसके माध्यम से वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और धीरे धीरे जब लोग आते हैं तो वो उनके प्रीमियम प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं जो उनको ज्यादा प्रॉफिट दिलवा देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट स्टाइल अंडर लिकर्ट्स 4 सिस्टम। लिकर्ट के 4 सिस्टम में कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है यह बताना है। तो डी जो है लेसेस फेयर, ये उनके स्टाइल में नहीं है। बाकी एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट, अथॉरिटेटिव एक होता है, और कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव तो दिए ही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 57th विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी एज्यूम्स दैट लीडर्स आर मेड रादर देन बॉर्न। ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि लीडर जो होते हैं वो केवल जन्म नहीं लेते बल्कि वो बनाए जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी का ये बिलीफ होता है, मानना होता है कि लीडर्स को एक्सपीरियंस, टीचिंग और ऑब्जर्वेशन से लीडर बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जन्मजात लीडर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में ये दोनों ही करेक्ट हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, और अंडर मोनोपोली प्राइस ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी इनमें से सही नहीं है। टाइप 1 एरर होती है जब हाइपोथेसिस, ये दरअसल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मैं जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ। टाइप 1 एरर तब कही जाती है जब कोई जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर दें, नल हाइपोथेसिस जबकि वो ट्रू है, तो वो टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर जो होती है इसका मतलब होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और गलती से हम उसको सेलेक्ट कर लें, रिजेक्ट ना करें, तो ये टाइप 2 एरर कही जाती है। और इसलिए गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है यह बताना है। तो गिवन क्वेश्चन में दरअसल 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, ऑप्शन ए और डी दोनों ही। दरअसल डिक्रीज इन क्रेडिटर अगर होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो इससे कैश का इनफ्लो नहीं होगा बल्कि कैश का आउटफ्लो होगा।
और ऐसे ही परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट करने से भी कैश का आउटफ्लो होगा। तो ए और डी दो ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं और इसलिए या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा या दोनों को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है 61, which of the following is not directly concerned with making social responsibility operational in an organization? इनमें से किसी संस्था में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऑपरेशनल कराने में कौन सा कंसर्न नहीं है डायरेक्टली, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका कोई रिलेशन नहीं है। बाकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मुलेट करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्टीट्यूशन में सेटअप करना और कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना, ये तीनों ही जरूरी हैं। नेक्स्ट है 62, इसमें पूछा है अरेंज करना है फॉलोइंग को करेक्ट ऑर्डर में। ये स्टेप्स हैं जनरल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस के, हाइपोथेसिस क्रिएशन के स्टेप्स हैं और इनको सही ऑर्डर में बताना है। तो गिवन ऑप्शन में इनका जो सही ऑप्शन को बताता है सही ऑप्शन को बताता है ऑप्शन सी। सबसे पहले स्टेट द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस पहले ये बताई जाती है। इसके बाद इस्टेब्लिश किया जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इसके बाद आता है डिटरमाइन करना सूटेबल टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिक और इसके बाद डिफाइन किया जाता है रिजेक्शन रीजन्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन डी, हायरार्की डेवलप करना, ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। बाकी इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये सब एक एंटरप्रेन्योर के, साहसी के, उद्यमी के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है 64, इंडस्ट्रीज दैट आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाई बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल्स में। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है बिजनेस में अप्स और डाउन आना, तेजी और मंदी का आना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर थीम इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इसमें से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में कौन सी मेजर थीम नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये इसकी मेजर थीम नहीं है। इसकी मेजर थीम होती है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की एक्टिवेट करना, स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट करना, फिर चेंज करना मैनेज को और फिर उसके बाद अचीव करना इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो पहला स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड है एक्रूअल बेसिस पे, ये गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये सही है। तो केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही है और इसलिए 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 67, इसमें 2 लिस्ट दी हैं तो दोनों में जो करेक्ट ऑप्शन हैं उनको मैच करना है। तो गिवन ऑप्शन में चेक करेंगे बजट, बजट होता है रिलेटेड, ये फॉर्मल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है एक फ्यूचर के बारे में। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो होता है वो स्मॉलर और सेपरेट पोर्शन होता है किसी प्रोग्राम का। फिर इसके बाद पॉलिसी, पॉलिसी जो होती है वो एक स्टैंडिंग प्लान होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और रूल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक एक्शन होता है जो गिवन सिचुएशन में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सही कोड इसका बनेगा 67 का वो बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 68, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेजेस ऑफ कंट्रोल, इनमें से कंट्रोल की स्टेज में कौन सा इंक्लूड नहीं है यह बताना है। तो डी जो है स्टिमुलेटिंग कंट्रोल, ये इंक्लूड नहीं है। बाकी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल, ये कंट्रोलिंग के स्टेजेस में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है अगेन 2 लिस्ट दी हैं और इनमें से करेक्ट जो लिस्ट है उसको मैच करना है। तो गिवन ऑप्शन में देखेंगे गैलोपिंग, ये इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। गैलोपिंग कहा जाता है उस केस को जब 20% से ज्यादा प्राइस लेवल हाई हो जाए। इसके बाद है वॉकिंग, वॉकिंग कहा जाता है जब 5% तक प्राइस लेवल में राइज हो। क्रीपिंग कहा जाता है उस समय जब बहुत कम राइज हो यानी कि 2% तक। और रनिंग कहा जाता है तब जब 10% तक एनुअल राइज हो प्राइस लेवल में। नेक्स्ट है तो इस हिसाब से जो करेक्ट कोड इसका बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट कोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट एंड सीपीएम में यूज किए जाते हैं किसके लिए। तो पार्ट और सीपीएम 2 कंट्रोलिंग टेक्निक है वैसे, और इनको यूज करते हैं प्लान करने में, क्योंकि बेटर कंट्रोल के लिए हमेशा स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं शुरू में, उसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग भी होती है। तो इसके लिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये इन दोनों को शामिल कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है इन रेफरेंस टू लीडरशिप स्टाइल्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड। तो गिवन ऑप्शन में जो 2 है केवल वही सही होगा। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो होते हैं उनको डेमोक्रेटिक कहते हैं, और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो होती है उसी को आइडियोग्राफिक भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल 2 सही है, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, उसी की पहचान करनी है। तो जो ऑप्शन बी है ये मैच नहीं है करेक्टली। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो है ये नोएडा में है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होगा किस केस में। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन तभी सूटेबल होगा जब संस्था का साइज बड़ा होगा। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा लार्ज साइज एंटरप्राइज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है यह बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन द काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन, ये सही है। और जो सेकंड सेंटेंस है वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये गलत है, क्योंकि काई स्क्वायर में स्क्वायर किया जाता है डेटा का, तो नेगेटिव कुछ रहेगा ही नहीं, सब पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए केवल ए इसका ऑप्शन सही है, और ए यानी कि 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 75 ए लीडर हु लीव्स हिज सबऑर्डिनेट फ्री टू डिसाइड थिंग्स, एक लीडर जो अपने सबऑर्डिनेट को फ्री छोड़ देता है डिसीजन लेने के लिए, किस टाइप का लीडर होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी लेजेस फेयर, उस लीडर को कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है पीवी रेशियो इंक्रीज हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने से या सेल्स प्राइस को बढ़ाने से, दोनों तरीके से। तो 2 इसका सही है। बाकी कंट्रीब्यूशन डिफरेंस है सेल्स और टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन केवल सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो 2 ऑप्शन केवल इसमें सही है, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, इनमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है एनालाइजिंग द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है, बाकी जो ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो अगेन स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, और उनमें से कौन सा सही है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में बिजनेस इकोनॉमिक्स एसेंशियली अप्लाइड होता है इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एसेंशियली अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स में बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो सही है, और जो बी और सी है ये 100% सही नहीं है, पार्शियली सही है। तो गिवन ऑप्शंस में वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, और इसलिए इसका सही जवाब फिर डी माना जाना चाहिए, ए बी सी सभी करेक्ट। नेक्स्ट है 79 इन टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजमेंट ग्रेड अप्रोच ए प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर विल बी वन हु अडॉप्ट्स, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर कौन सा होगा। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, 9-1 स्टाइल का जो लीडर होगा वो प्रोडक्शन फोकस्ड होगा। नेक्स्ट देखेंगे ए प्लान विच इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, ऐसे प्लान को क्या कहेंगे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक प्लान, ऐसे प्लान को कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, ये प्रॉपर ऑर्डर में लगाने हैं, बस ये करना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब सबसे पहले आएगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना। यही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, और इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। तो गिवन ऑप्शन दरअसल ये पूछता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है उसका पता लगाना। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ये भी। तो जो 2 ऑप्शन है ये इनकरेक्ट माना जाएगा, नॉट करेक्ट माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट देखेंगे with reference to personality which of the following statement is correct,
पर्सनैलिटी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो ऑप्शन ए केवल इसका करेक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट्स ये प्राइमरी है, बाकी जो सेकंड सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 84, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन बिजनेस इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस में इन्फ्लुएंस किसको करता है? तो ये एंटरप्राइज को, यानी कि बिजनेस के बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है उसका पता लगाना है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक फोर्सेज ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिस्टिक एंड द पैरामीटर इज। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, सैम्पलिंग एरर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है इन रेफरेंस टू कल्चरल एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका मुझे ऑथेंटिक आंसर कोई मिला नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप ड्यू टू। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप रखता है किस कारण से? तो गिवन ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ 1 and 2, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, इफ ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल अकर। कि दोनों तीनों ही अकर हो जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो गिवन ऑप्शन में बी ऑप्शन सही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच क्रिएट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर। इनमें से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो फैक्टर क्रिएट करते हैं वो कौन से हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है जीरो बेस बजटिंग फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई थी? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जिमी कार्टर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट के 2 के साथ मैच करना है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं कौन सा किससे मैच करता है। तो पहला करंट रेशियो जो है ये एक लिक्विडिटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो एक लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है, और ऑपरेटिंग रेशियो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो इस हिसाब से जब कोड मैच करेंगे तो सही कोड जो मैच करेगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे ये फैबियन एंटरप्रेन्योर इज वन। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, किसको कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये इमिटेट करता है नई टेक्नोलॉजी को केवल तब जब इसको ये क्लियर हो जाता है कि अगर अब चेंज नहीं करेगा तो इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आसानी से ये चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है 94, फंड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो फंड है इसका मतलब क्या है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है 95, लिस्ट 1 को अगेन लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। तो गिवन ऑप्शन में देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। हेनरी फेयोल, ये 14 प्रिंसिपल्स के फादर माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। हाथॉर्न, ये रिलेटेड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से मैनेजमेंट के से। और चेस्टर बर्नार्ड, ये रिलेटेड है सोशल सिस्टम अप्रोच से। नेक्स्ट देखेंगे तो इस तरीके से जो कोड इसका बनेगा 95 का वो अब देखना होगा कौन सा सही बनेगा। इसका जो कोड सही बैठेगा 95 का वो बैठेगा कोड सी। नेक्स्ट है 96, इसमें पूछा गया है कि अगर डिमांड अनचेंज रहती है तब भी जब प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी को ऐसे केस में क्या कहा जाएगा? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इलास्टिसिटी बराबर 0 मानी जाएगी जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योरियल थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में कितने टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 टाइप की। नेक्स्ट है पर्सन्स विद दीज पर्सनैलिटीज आर एनालिटिकल, ओरिजिनल, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, ऑर्गेनाइजिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, प्रोफेसर, रिपोर्टर्स, ये किस टाइप के पर्सन होते हैं जिनमें ये क्वालिटीज मिलती हैं? तो गिवन ऑप्शन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्वेस्टिगेटिव इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है
अरेंज द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में स्ट्रेटेजिक प्लान्स की हायरार्की जो है वो अरेंज करनी है। तो गिवन ऑप्शन में देखेंगे इसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आती है कॉर्पोरेट लेवल पे, इसके बाद बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटेजी आती है बिजनेस यूनिट के लेवल पे, इसके बाद फंक्शनल लेवल, एक बिजनेस यूनिट में जितने फंक्शंस हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी आती है, और उसके बाद लास्ट में ऑपरेशनल प्लांट्स। तो इस क्रम में ये चलता है, इसलिए जो करेक्ट कोड इसका बैठेगा वो बैठेगा बी 2413। नेक्स्ट है 100th, द शॉर्ट मैट्रिक्स इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। शॉर्ट मैट्रिक्स को क्रिटिसाइज किया जाता है इनमें से किस कारण से? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है, 1 ओनली, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अचीव कैसे किया जाएगा इस बारे में कुछ नहीं बताता है। बाकी जो सेकंड है ये इसकी मतलब लिमिटेशन नहीं है, इट इज ए स्टैटिक असेसमेंट, ये लिमिटेशन है। नॉट यहाँ पे लग गया इसलिए सही नहीं माना जाएगा, केवल अकेला ए ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कंसर्न नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग से, सही बात है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, ये सही है। तो गिवन ऑप्शंस में दोनों ही ऑप्शन सही हो गए और इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, और रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर मेजर होता है रिलायबिलिटी या प्रिसीजन ऑफ सैंपल का। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज पर टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन यानी कि टॉप से बॉटम की अप्रोच में इनको लिखना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो सबसे पहले आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, इसके बाद आ जाएगा सेक्शनल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आ जाएगा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि 4 3 2 1, और इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ये कोई सा भी सही नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न है फ्यूचर स्टेट से, प्रेजेंट से नहीं है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी आइटम टर्म्स ही नहीं बल्कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स को भी ध्यान में रखता है, कंसीडर करता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ अगेन मैच करना है, और इसको मैच करेंगे परफेक्टली इलास्टिक के केस में। जब परफेक्टली इलास्टिक होती है फर्म तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल होता है डिमांड कर्व का साइज। परफेक्टली इलास्टिक के केस में वर्टिकल रहता है डिमांड कर्व। यूनिट इलास्टिसिटी के केस में रेक्टेंगुलर होता है डिमांड कर्व, और रिलेटिवली इलास्टिक के केस में फ्लैट रहता है। और इस हिसाब से जो सही कोड इसमें बैठता है वो ऑप्शन सी बैठेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है यही बताना है केवल। और गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट है वो ना ए है ना 2 है, ना 1 है ना 2 है। पहला कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट नेगेटिव रिलेशनशिप रखता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इज नॉट गवर्न्ड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये भी सही नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट है 107 विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉडीज ए टीम कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कॉलेजियल। नेक्स्ट है शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा क्या। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, फ्यूल एंड पावर चार्जेज, ये वेरिएबल कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है मारुति उद्योग लीडर बन गई स्मॉल कार मार्केट में क्योंकि सबसे पहले उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि छोटी कार की जरूरत है इंडिया में और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो
ये किससे रिलेटेड है, ये पहचान करना है खाली। और इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको कहा जाता है, जब कोई संस्था जो पहली मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है। नेक्स्ट है, इन विच स्कूल ऑफ थॉट द लीड रोल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज प्लेड बाई थिंकर्स फिलोसफर्स। तो गिवन ऑप्शन में से जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द कॉग्निटिव स्कूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेनली फोकस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे और ऑपरेशनल कंट्रोल फोकस करता है मेनली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेलर मेड। स्ट्रक्चर एक संस्था का टेलर मेड होना चाहिए, ये कौन सी अप्रोच में माना गया है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कंटेंजेंसी अप्रोच इस बात में यकीन करती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा इनमें से। तो गिवन ऑप्शन में बी सही है, जब टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट के तो ब्रेक इवन पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में किसके डेवलपमेंट के लिए होता है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, दो लिस्ट है एंटरप्रेन्योर्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनमें से जो करेक्ट है उसको मैच कराना है। तो गिवन ऑप्शन में जो इनोवेटिंग टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी फीचर होती है एग्रेसिव होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में। नेक्स्ट है, इमिटेटिंग, ये रेडी होते हैं सक्सेसफुल इनोवेशन के लिए हमेशा करने को। नेक्स्ट होते हैं फेबियन, ये होते हैं ग्रेट कॉशियस रहते हैं ये किसी भी चेंज के लिए। और ड्रोन, इसका मतलब है रिफ्यूजल टू अडॉप्ट और मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन, ये अडॉप्ट करने में या चेंज करने में प्रोडक्शन के मतलब चेंजेज को, प्रोडक्शन में चेंजेज को अडॉप्ट करने में ये रिफ्यूज कर देते हैं। ड्रोन टाइप के ये कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो इसलिए जो सही कोड इनमें से आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 116, इसमें पूछा है when the demand for one commodity is the direct result of demand for another commodity, जब एक कमोडिटी की डिमांड पे सीधा असर पड़ रहा है दूसरी कमोडिटी के डिमांड का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऐसे केस में ऐसी डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, 53 वेडनेसडे और 53 थर्सडे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, 3/7। और इसको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, हालांकि ये किस तरीके से हो सकता है। ऐसे हो जाएगा जैसे लीप ईयर की बात हुई है, तो लीप ईयर में जो होते हैं वो टोटल 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, इसके अलावा 52 वीक के अलावा इसमें 2 डेज और रह जाएंगे क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। अब 2 डेज, तो 52 वीक का मतलब 52 वेडनेसडे और 50 या 52 थर्सडे तो हो ही गई इन 52 वीक्स में। अगले जो 2 दिन है इनमें या तो वेडनेसडे होना चाहिए या थर्सडे होना चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो इसका सही जवाब है, ये हो सकता है किस तरीके से कि जो 2 दिन होंगे किस ऑर्डर में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, ये वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, इसके अलावा ये थर्सडे और सैटरडे हो सकते हैं, इसके अलावा ये सैटरडे और संडे हो सकते हैं, इसके अलावा ये संडे और मंडे हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और हाँ एक इसमें बच गया, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है और फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। मतलब या तो मंडे ट्यूसडे होंगे ये दोनों दिन लगातार, या ट्यूसडे पहला दिन रहा तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे और थर्सडे, या थर्सडे और फ्राइडे, या फ्राइडे और सैटरडे, या सैटरडे और संडे, या संडे और मंडे। तो इस तरह जो टोटल ऑप्शंस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। अब इनमें से थर्सडे और वेडनेसडे कब कब आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वेडनेसडे और थर्सडे, ये एक ऑप्शन हो सकता है।
वेडनेसडे और थर्सडे ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही हो जाते हैं, और थर्सडे और फ्राइडे ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि इन तीनों में ऐसा हो रहा है कि या तो वेडनेसडे और या तो थर्सडे आ रहा है। तो इस तरह 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका 3/7, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन रेफरेंस टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है यह बताना है। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका सही से मैच नहीं है, यंग थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, ये रॉन्ग है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। थ्योरी ऑफ इनोवेशन शुम्पीटर, और मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ अचीवमेंट से रिलेटेड है, और हेगन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ से जो रिलेटेड है वो है मैक्स वेबर। और यहाँ पे जो यंग का नाम है फ्रैंक डब्ल्यू यंग इनका पूरा नाम है, ये रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप थ्योरी, एंटरप्रेन्योरियल ग्रुप थ्योरी। तो इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, अगेन इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट हैं, करेक्ट मैच करना है। ओके कोरल ये रिलेटेड है किससे, इसको पहले पहचान करना है। ओके कोरल रिलेटेड है फ्रैंकलिन अर्नस्ट से। बाकी 3 ईगो स्टेटस ये एरिक बर्न ने दिया है। आई एम ओके, यू आर ओके, ये एक बॉसिंग स्टाइल है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये एक होपलेसनेस है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है इनके हिसाब से बन जाता है, वो बन जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अगेन ये लिस्ट दी है और लिस्ट में से करेक्ट मैच करना है पहले, फिर करेक्ट कोड का चुनाव करना है। तो करेक्ट इसमें से मैच करेंगे तो ये आ जाएगा कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, ये कहा जाता है एक्सेप्शनल इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज को। नेक्स्ट है ट्रेड थ्योरी रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज से। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रिलेटेड है ऑप्शन 4 लीडरशिप इज शोन बाय पर्सन्स एक्ट। और सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रिलेटेड है कंटिजेंसी थ्योरी से। और इसको मिलान करने से ये जो सही इसका कोड बनता है ये बन जाता है ऑप्शन ए। तो इसका ये सही जवाब हुआ। अगर किसी में कोई क्वेरी है तो आप पुट कर सकते हैं और उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।